हमारे पास में आज जो चैप्टर है मॉडर्न अपन स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडर्न में अपन पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। भैया सिलेबस में भी लिखा है 1857 की क्रांति। अब इसमें कई लोग शुरू करेंगे आपके संधियों से, नहीं करना ही नहीं है। संधियों से कोई प्रश्न ना तो पूछा गया है ना ही पूछा जाएगा। अपने को जो मतलब है वो सीधा सीधा मतलब है क्रांति और क्रांति में काम आने वाली चीजें, बस उनके बारे में याद रखना है। लेकिन दो शब्द अपने पास में आते हैं, कभी कभार मैंने बहुत बार देखा है कई लोग लिख देते हैं 1857 की का विद्रोह। तो मैं यहां पर ये पूछना चाहता हूं सबसे पहले, क्रांति और विद्रोह में फर्क क्या होता है भैया? कोई बता सकता है आप में से कि क्रांति या टूटा फूटा जो भी आए वो बताओ। यूं नहीं सोचना है कि भाई गलत होगा, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ गया? बताओ क्रांति या विद्रोह में क्या फर्क होता है, बताइए। देखें वैसे तो बताना मत, मैंने एक जगह पूछ लिया था कि भारत की संसदीय व्यवस्था कैसी है, बोले सर बहुत अच्छी है। ये एक इंटरव्यू में मैंने पूछा था किसी से, बता भाई भारत की संसदीय व्यवस्था कैसी, बोले बहुत अच्छी है। अरे भाई तो बताना है आपको क्रांति या विद्रोह में क्या फर्क होता है। कोई बताएगा? हाथ खड़े करो। हाँ जी मैडम बताओ। क्रांति में हिंसा होती है, विद्रोह में हिंसा नहीं होती। और देखो अपन सबसे मेजर अंतर के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। क्रांति और विद्रोह में सबसे बड़ा फर्क, क्रांति व्यापक होती है, क्रांति व्यापक होती है, जबकि आपके विद्रोह किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध किया जाता है, उसे हटाने के लिए किया जाता है। मैं ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा तो आप जो करोगे वो विद्रोह होगा। वो क्या होगा भैया? वो विद्रोह होगा, ध्यान रख लेना। जबकि क्रांति क्या होगी? व्यापक, मतलब पूरे देश में ही होगी। फिर तो आई बात समझ में? तो पहली बात तो ये याद रखना कि क्रांति व्यापक होती है, जबकि विद्रोह आपके क्या होता है भैया? किसी सरकार या व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। दूसरी बात, जब व्यापक है तो ध्यान रखना क्रांति लंबे समय तक चलती है, क्रांति लंबे समय तक चलती है, जबकि विद्रोह तो आपके कुछ ही समय के लिए चलता है। आई बात समझ में? मैंने कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने विद्रोह किया, नरेंद्र जी ने दो बातें कह के चुप हो जाओ भाई, ये विद्रोह है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना। और क्रांति क्या है आपके? क्रांति आपके लंबे समय तक चलने वाली होती है। फिर क्रांति में पूरी योजना वगैरह सब कुछ होती है, योजना, उद्देश्य, कैसे काम करना है, कार्य प्रणाली, सब कुछ क्रांति की डिसाइड होती है। जबकि विद्रोह के अंदर आपके क्या होता है? दिशाहीन, कोई लेना देना नहीं है, बस चल रहा है, कोई मतलब नहीं। क्रांति सामाजिक सुधार के लिए होती है, जबकि विद्रोह आपके क्या होता है? अगर विद्रोह के बारे में बात करूं तो विद्रोह कहीं ना कहीं और आपके निजी स्वार्थों के लिए होता है। विद्रोह किसके लिए होता है? आपके निजी स्वार्थों के लिए जो आप करते हैं वो क्या होता है भैया? विद्रोह होता है। रीट का पेपर आउट हो गया पिछले उसमें, तो ध्यान रखना हमने जो किया वो क्या था? विद्रोह था। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना वो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थों के लिए किया जाता है। समझ गए मेरी बात को? ऐसे ही एक और बात निकल करके आती है कि क्रांति क्या है? क्रांति के सकारात्मक उद्देश्य होते हैं, लेकिन विद्रोह में कहीं ना कहीं नकारात्मकता भी होती है। ये कुछ अंतर होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? क्योंकि क्रांति का क्षेत्र व्यापक होता है, पूरे भारत में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। क्यों हुई थी? सामाजिक बदलाव के लिए। क्यों हुई थी भैया? सामाजिक बदलाव के लिए आपकी क्रांति हुई थी। आई बात समझ में? हमारे उद्देश्य सकारात्मक थे, हमारी योजना पहले से बनी हुई थी। बाद में चाहे भले ही वो विफल हुई होगी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो सब कुछ प्लान था वो योजनाबद्ध था। समझ गए मेरी बात को? ये याद रखना। चलिए तो इसी बात को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे क्रांति के बारे में। तो एक एक चीज को आप लोग समझना अच्छे से। मैंने फिर कहा कहीं पे भी संधि से पढ़ाया जाए नहीं पढ़ना है। संधि अपने सिलेबस का पार्टी नहीं है, और जब सिलेबस का पार्टी नहीं है तो पढ़ना क्यों है भैया? इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम फालतू की चीजें पढ़े। तो देखो आप लोग, सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलूंगा चलेगा ना? इतना तो समझते ही हो। ध्यान रखना, ब्रिटिश एम्पायर मतलब ब्रिटिश काल का शासन, ठीक है ना? जो अंग्रेजों के समय का शासन था, अगर मैं बात करूं तो वो कुल मिलाकर के हमारे राजस्थान में 4 भागों में बटा हुआ था। राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे भारत में बात करूं तो भी कितने भागों में बटा हुआ है? वो 4 भागों में बटा हुआ है। लीजिए साहब, एक पार्ट मैंने ये बना दिया, ये आपके सेकंड पार्ट बना दिया मैंने, ये आपके थर्ड पार्ट बना दिया, और ये आपके फोर्थ। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये 4 आपके लेवल है। ये 4 आपके क्या हो जाएंगे भैया? ये 4 आपके लेवल हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। अब ये जो 4 लेवल हैं ये क्या हैं? सबसे ऊपर ही ऊपर जो अपने को कंट्रोल करने का काम कर रही थी वो थी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी। जहां से अपना कंट्रोल हो रहा था ना, वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी भैया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही हमारे कौन आएगा भैया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हमारे रेजिडेंसी आएगी, राजपूताना रेजिडेंसी। बोलो कौन सी रेजिडेंसी? ध्यान रख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में काम करेगी राजपूताना रेजिडेंसी, जो हमारे पूरे राजस्थान को कंट्रोल करने का काम करेगी।
अगर पूरे भारत को कंट्रोल करने का काम कर रही है तो वो तो कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है। आई बात समझ में? क्या अकेले नरेंद्र मोदी पूरे भारत को चला सकते हैं क्या? तभी तो भजनलाल जी को बिठाना पड़ा ना। हमने क्या किया, ये विकेंद्रीयकरण या केंद्रीयकरण? विकेंद्रीयकरण। मतलब कि सत्ता का क्या कर दो भैया, बंटवारा कर दो, वो विकेंद्रीयकरण होता है। अंग्रेज इस मामले में माहिर थे। अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे ऊपर ही ऊपर तो कमान अपने हाथ में रखी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके नीचे आपके राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी के बाद में हमारे राजस्थान में जो जो रेजिडेंसी आती है वो आ जाएगी। आज से पहले आपने किसी ने भी पढ़ा होगा ना, तो वो यहाँ पर गलती करता है, ठीक है ना। अभी बताऊंगा क्या गलती करता है। रेजिडेंसी और अपने साथ में क्या आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश। बोलो क्या आ जाएंगे भैया। और फिर जाकर के आपके आएंगी रियासतें और ठिकाने, जिनको अपन बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते हैं उनको अपन? प्रिंसली स्टेट। और मैं अपनी भाषा में उसको क्या बोलूंगा भैया, रियासतें प्लस ठिकाने। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना, रियासतें प्लस ठिकाने। ये अपने पास में 4 लेवल हैं। सबसे पहला लेवल क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद में राजपूताना रेजिडेंसी, उसके बाद में रेजिडेंसी, और उसके बाद में रियासतें। ये अपने पास में लेवल होते हैं। अब देखो, अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करता हूं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में आई थी। उसे भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी, और अनुमति कौन देता था, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। उन्होंने एक रॉयल ऑर्डर मतलब कि राजकीय आदेश जारी किया था, और एक अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को और व्यापार करने की मान्यता दी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी। क्या थी ये आपके? और केवल व्यापार करना इसका उद्देश्य था। और जब ये भारत में आई तो इसने अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुख्यालय बनाया, वो मुख्यालय आपके कहां पर बनाया इसने? कलकत्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो कहां पर था भैया? कलकत्ता। और इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, अगर मैं कहूंगा कि जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, जो पूरे भारत को कंट्रोल करेगा, वो कौन होगा बताओ? गवर्नर जनरल। इतना तो बचपन में पढ़ा ही है अपन ने कि इसका प्रमुख अधिकारी बताओ क्या हो जाएगा भैया? गवर्नर जनरल। तो ये ध्यान रखना, प्रमुख अधिकारी गवर्नर जनरल, और जो गवर्नर जनरल बैठेगा वो कहां पर बैठेगा? कलकत्ता पर बैठेगा। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। ध्यान रखना, धीरे धीरे मालवा जैसे क्षेत्रों पर, राजपूताना जैसे क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। अधिकार केवल और ध्यान रखना, प्रशासनिक नियंत्रण, वास्तविक अधिकार नहीं। कल को कोई अपने कहता है ना कि लो यार अपनी तो जिंदगी बर्बाद रहे, अपन अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो राजस्थान वाले तुम सारे के सारे गर्व से क्या करो, अपन नहीं थे। कोई दिल्ली वाला आकर के कहे ना, बोले यार अपने तो अंग्रेजों की गुलामी ने अपनी हस्तेज कर दी, अपन अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसको कहना हम नहीं तू, हम नहीं, हम अंग्रेजों के गुलाम कभी रहे ही नहीं है। राजपूताना कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा है, ध्यान रख लेना। अंग्रेजों के गुलाम वो रहे हैं जिनका हमारे राष्ट्रगान के अंदर नाम आता है। ध्यान रखना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग है, ये अंग्रेजों गुलाम थे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा महाराष्ट्र, द्राविड़ मतलब कि दक्षिण, उत्कल मतलब उड़ीसा, और बंग मतलब कि बंगाल। भैया हम नहीं थे। ध्यान रखना, हमारा नाम कहीं भी राष्ट्रगान में है क्या? कहीं राजस्थान हो तो बता दो, हमारी कोई नदी का नाम हो तो बता दो, एक भी नदी का नाम नहीं है उसके अंदर अपने। कोई पर्वत का नाम हो तो बता दो। आई बात समझ में? कुछ भी नाम नहीं है। हम अंग्रेजों के गुलाम थे ही नहीं। वो राष्ट्रगान अंग्रेजों के टाइम का है, वो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। समझ गए? तो कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान पर केवल प्रशासनिक नियंत्रण था। क्या कहा मैंने? केवल प्रशासनिक नियंत्रण था। और राजस्थान को कवर करने के लिए उन्होंने किसकी स्थापना की थी भैया? राजपूता। अब ये अपने यहां से प्रश्न शुरू हो गए, ध्यान रखना, यहां से अपने राजस्थान के प्रश्न शुरू हो गए। सबसे पहली बात, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1818। बोलो कब की गई थी? वापस बोलो कब की गई थी? राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय बनाया गया, वो मुख्यालय कहां बनाया गया? दिल्ली। बोलो कहां बनाया गया? तो राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय बनाया गया वो कहां बनाया? दिल्ली। तीसरी बात सुनना, यहाँ का जो आपके प्रमुख अधिकारी था, जिसको मैं बोलूंगा रेजिडेंट। अरे रेजिडेंसी में तो प्रमुख अधिकारी क्या होगा? रेजिडेंट। बोलो क्या बोलूंगा उसको? और ये हो जाएगा आपके राजपूताना का, तो इसको मैं कहूंगा रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। बोलो क्या बोलूंगा इसको? रेजिडेंट ऑफ। और भैया रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कौन था? तो ये ध्यान रखना, रेजिडेंट ऑफ राजपूताना आपके हो जाएगा डॉक्टर ऑक्टरलोनी। बोलो क्या नाम हो जाएगा? डॉक्टर ऑक्टरलोनी। वैसे इसको डेविड ऑक्टरलोनी बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना।
तो आप तो केवल इतना सा याद रखो, ऑक्टरलोनी। बोलो क्या हो जाएगा? और ये आपके पहला रेजिडेंट ऑफ राजपूताना था। समझ में आ गई बात? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां बनाया गया? और ध्यान रख लेना, आपके रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कौन? और पूछे पहला रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कौन, तो भी अपना ऑक्टरलोनी। समझ गए बात को? याद रखना। लेकिन इसी 1818 में हमने मराठाओं से, और मराठा थे दौलत राव सिंधिया। मराठा कौन थे उस समय? हमने क्या किया, दौलत राव सिंधिया से संधि करके मराठा हमने और अपन ने अजमेर ले लिया था। क्या ले लिया था? तो हमें यूं लगता था, बोले साहब अगर हमें मान लो जयपुर रियासत है, उस जयपुर रियासत को अगर बात करनी है तो हम कलकत्ता जाएंगे, हम कलकत्ता बात करें। बोले नहीं, बीच में आप दिल्ली चले जाओ। अच्छा, राजस्थान का काम और दिल्ली से बावड़ा समझ रखा है क्या? बोले हम यूं ही जाते रहे। बोले हमारे यही राजस्थान में इसकी स्थापना की जाए। तो फिर इन्होंने क्या किया, 1818 में इनके पास में अजमेर पड़ा ही था। ये ध्यान रख लेना, 1818 में इनके पास में अजमेर आई गया था। तो इन्होंने 1832 में, और ये जो राजपूताना रेजिडेंसी है, इस राजपूताना रेजिडेंसी को दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त करके, दिल्ली के नियंत्रण से मतलब दिल्ली से तो इसको हटा दिया गया, और कहां ले आए भैया? अजमेर। बोलो कहां ले आए थे? तो दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त करके अजमेर में स्थापित किया गया। आई बात समझ में? तो ये भी ध्यान रखना, अजमेर में स्थापना की गई। और अजमेर में ऑफिस जो था उसका नाम क्या रखा? अजमेर कमिश्नरी। बोलो क्या नाम रखा? अजमेर कमिश्नरी। वापस बोलो क्या नाम रखा? समझ गए मेरी बात? तो अजमेर में आते ही जो राजपूताना रेजिडेंसी थी वो किस नाम से जानी गई? अजमेर कमिश्नरी। और यहां पर आपके पद भी बदल दिया गया, ये ध्यान रखना। इसी अजमेर में आपके खोला गया क्या? एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय। बोलो क्या खोला गया आपके? मतलब कि जो आपके रेजिडेंट ऑफ राजपूताना था, अब वो क्या बन गया भैया? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? अजमेर में स्थापित किया गया। और आपसे पेपर में पूछेगा कि गुरुजी फर्स्ट एजीजी कौन? पैट्रिक लॉरेंस। अरे भैया यही तो गलती करोगे, ध्यान रखना। फर्स्ट हो जाएंगे आपके मिस्टर अब्राहम लॉकेट। बोलो कौन हो जाएंगे भैया? और जो आप पैट्रिक लॉरेंस की बात कर रहे हो ना भैया, वो 1857 की क्रांति के समय एजीजी था। सुन लेना अच्छे से। फिर कह रहा हूं, आजकल प्रश्न ज्यादातर आधुनिक से ही आ रहे हैं, इसलिए पहली इकाई अपन ने बहुत सही ली है। समझ गए बात को? कितने भी एग्जाम उठा के देख लेना। समझ गए बात को? ठीक है ना? और जो मैं लिखा रहा हूं उनको तो 100% याद करना ही करना है, बाकी तो क्वेश्चन जहां से मिले सॉल्व करो। ये भी सुन लेना अच्छे से, ठीक है ना? पहली प्रायोरिटी तो मैं आपको बता दूं, अगर 20 क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में हिस्ट्री कल्चर के आते हैं तो ये मैं वादा करता हूं 18 तो अपने नोट से होंगे। 2 की गारंटी अपन नहीं लेते, 18 बहुत होते हैं। 18। और किसी को डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम खोलना, जीके अभिषेक खांडल। आरएस तो सबसे बड़ा एग्जाम था ना, 17 के 17 क्वेश्चन वीडियो डाल दी मैंने। आई बात समझ? मेरा जो ऐप है व्हाइट बोर्ड एकेडमी, उस पर मैं पढ़ा रहा था 17 के 17 क्वेश्चन ऑन ऐप। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अपन ने क्या सारी चीजें पढ़ानी है एक एक। ठीक है ना? बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे, लेकिन काम की चीज पूरी आनी चाहिए बस। तो ये अच्छे से याद कर लेना। पहला एजीजी कौन हो जाएगा? मिस्टर अब्राहम लॉकेट। बोलो कौन हो जाएगा? मिस्टर अब्राहम, ये लॉकेट है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो ये जरूर याद रखना। तो फिर बताओ, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना, मुख्यालय, प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना ऑक्टरलोनी। लेकिन इसी राजपूताना रेजिडेंसी को अजमेर कब स्थापित किया गया? 1832। और कौन सा पद सृजित किया गया? और राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे? और ये जो प्रक्रिया हुई थी भैया, ये जो अपन देख रहे हैं 1832 में, अच्छा प्रश्न ये भी बना सकता है। ये तो आप रट करके चले जाओगे, थोड़ा डेप्थ में जाएगा और पूछेगा कि अजमेर में स्थापित किया तब गवर्नर जनरल कौन था। तो ये ध्यान रखना, ये जो घटना अपन देख रहे हैं ये आपके विलियम बेंटिक के काल की बात है। बोलो किसके काल की? वापस बोलो किसके काल में? तो ये आपके विलियम बेंटिक के काल में आपके ये हुआ था। समझ में आ गई बात? यहां पर कोई दिक्कत? फिर राजपूताना रेजिडेंसी में कई रेजिडेंसी आएंगी भाई। राजपूताना रेजिडेंसी तो मैन है ना, ज्ञान कुंज मैन है। ज्ञान कुंज में फिर क्या है? सेकंड ग्रेड का बैच, फिर थर्ड ग्रेड का बैच, ये फर्स्ट ग्रेड का बैच, ये पटवार का बैच। वैसे ही क्या है, राजपूताना रेजिडेंसी तो एक प्रॉपर, अगर मैं बात करूं, बड़ी इकाई है।
और उसके अंदर कौन कौन सी इकाई आती है, तो ये भी याद रखना। हमारे राजस्थान में कितनी रेजिडेंसी, अब कई लोग पता है क्या बोलेंगे, 19। गलत, 19 रियासतें हैं, रेजिडेंसी नहीं है। 19 क्या है भैया, रेजिडेंसी की संख्या तो 8 थी। कितनी थी, 8 थी, अभी बताऊंगा आपको, ये भी याद रखना। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, ये तो आप वैसे भी पढ़ते होंगे पॉलिटी में कि हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश थे पूरे भारत में, ए बी सी डी। कौन कौन से, ए बी सी डी। ए फॉर अजमेर, ए फॉर, बी फॉर बलूचिस्तान, बी फॉर, सी फॉर कुर्ग, और डी फॉर दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, अपने ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। अपने राजस्थान में कौन सा था, अजमेर, तो केंद्र शासित प्रदेश एक ही था अपने। और जो रेजिडेंसी के अंदर अधिकारी होगा, जो रेजिडेंसी में प्रमुख अधिकारी होगा, वो प्रमुख अधिकारी आपके किस नाम से जाना जाएगा, तो यहां पर प्रमुख अधिकारी अंग्रेजों की तरफ से, ध्यान रखना, उसको बोलेंगे अपन पॉलिटिकल एजेंट। बोलो क्या बोलेंगे इसको, जिसको आप लोग केवल और केवल क्या लिखते हुए चलोगे भैया, पीए। समझ में आ गई बात यहाँ पर। फिर रियासतें और ठिकाने आएंगे भैया, और रियासतों की संख्या तो कितनी, 19, और ठिकानों की संख्या कितनी, 3। अरे रियासतों की तो कितनी, और ठिकानों की कितनी, समझ गए मेरी बात को। और भैया रियासतों को तो उस समय क्या कहा जाता था, रियासतों को बोलते थे भैया सैल्यूट स्टेट। बोलो क्या बोलते थे, इनको तोपों की सलामी दी जाती थी ना, सल्यूट किया जाता था इनको, तो इनको तो सल्यूट स्टेट, और ठिकानों को बोलते थे नॉन सल्यूट स्टेट। बोलो ठिकानों को क्या बोलते थे, नॉन सल्यूट स्टेट। समझ में आ गई बात यहां पर। तो ये भी याद रखना कि रियासतों को तो क्या बोलते थे, सल्यूट स्टेट, जबकि आपके ठिकानों को क्या बोलते थे, नॉन सल्यूट स्टेट। तो पेपर में यूं भी दे सकता है कि ध्यान रखना सल्यूट स्टेट तो कितने हैं, और बताओ नॉन सल्यूट स्टेट कितने हैं। और भैया यहां पर भी तो अधिकारी होगा ना, बिल्कुल साहब, यहां भी एक अंग्रेजों ने अपना कोई ना कोई प्रतिनिधि लगा रखा था। तो यहां पर जो प्रमुख अधिकारी जो अंग्रेजों की तरफ से अपॉइंट होगा, उसका नाम क्या है, एडवोकेट जनरल। बोलो क्या हो जाएगा, वापस बोलो, एडवोकेट जनरल या एडवोकेट एजेंट भी बोल सकते हो। आई बात समझ में। तो एडवोकेट एजेंट या एडवोकेट वो आपके रियासतों में काम करेगा। अब ये अपने को पता है क्योंकि कई बार अपन पढ़ लेते हैं ये 19 रियासतें और ठिकाने, अपन भी पढ़ेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी ध्यान रखना आप, सबसे बड़ी बात रेजिडेंसी। अब देखो आप लोग, ये एक मैप आपको नजर आ रहा होगा सामने, ये उस समय का मैप है, ये उस समय की रेजिडेंसी है, ये उस समय की रेजिडेंसी है। इधर देखो, नजर आ रहा है, इधर देखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। आई बात समझ में। कितनी रेजिडेंसी है टोटल, 8 रेजिडेंसी हैं। वापस बोलो कितनी रेजिडेंसी हैं। तो ध्यान रख लेना, अगर उस समय मैं बात करता हूं कि राजस्थान के अंदर जो रेजिडेंसी थी वो कितनी थी भैया, 8 रेजिडेंसी थी, प्लस केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, वो तो एक ही था। और वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि केंद्र शासित प्रदेश केवल एक, और उसका भी नाम क्या है। लेकिन अपन चलते हैं किसके बारे में, रेजिडेंसी। इधर देखो कौन कौन सी रेजिडेंसी थी वो एक बार देखते हैं। मुझे एक तो ऊपर ही ऊपर बीकानेर नजर आ रहा है, एजेंसिया डी बीकानेर, ठीक है ना, ये लैंग्वेज थी उनकी अंग्रेजों वाली। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, बीकानेर। बताओ पहली रेजिडेंसी तो कौन सी आ जाएगी, लो साहब, जैसे जैसे अपन चल रहे हैं वैसे वैसे बताता जाता हूं। तो पहली कौन सी हो जाएगी, लो साहब, आगे बढ़ते हैं, कौन सी आ गई, लो साहब, आप कह रहे हो तो दूसरे नंबर पर अपन ले लेते हैं यहाँ पर जयपुर। वापस बोलो कौन सी ले लेते हैं, तो भैया दूसरे नंबर पर जयपुर। फिर और उधर चलो, ये क्या है, अलवर। बोलो क्या आ जाएगी, तो लो साहब तीसरे नंबर पर अपने आ जाएगी अलवर। बोलो क्या आ जाएगी, अलवर। फिर और आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, नंबर 4, हाँ यहां फंस गए अब तुम, इसको बोलते हैं पूर्वी या ईस्टर्न रेजिडेंसी। इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी या ईस्टर्न रेजिडेंसी। तो जरूर याद रख लेना, इसको अपन बोलते हैं क्या, पूर्वी, या मैं कह सकता हूं आपके ईस्टर्न। ये पूर्वी या ईस्टर्न रेजिडेंसी हो जाएगी। नंबर 5 और नीचे उतर के देखते हैं, ये रहा, क्या ये, कोटा। बोलो क्या आ जाएगी। लेकिन इस रेजिडेंसी का जो नाम था ना, वो आपके क्या था, कोटा झालावाड़ रेजिडेंसी। क्या हो जाएगा, इसको बोलते ही ये थे कोटा झालावाड़ रेजिडेंसी। भाई उस समय रेजिडेंसी बनाई तो झालावाड़ को नाराज नहीं कर सकते थे ना, जालिम सिंह झाला जैसे उसके वंशज नाराज हो जाते, बोला आपने कोटा नाम ही कैसे रख दिया, हम भी आते हैं। तो जैसे अभी हुआ ना तिजारा खैरतल, ना तिजारा वालों को नाराज किया ना खैरतल वालों को नाराज किया, दोनों अपने नाम से, कुछ डीडवाना कुछ अमन,
अब डीडवाना अकेला जिला बना देते कुचामन वाले, अच्छा ठीक है आने दो, चुनाव बताएंगे। आई बात समझ में, कुचामन को बनाते डीडवाना लेके तलवार लेके तैयार, आने दो देखो फिर बताते हैं हम आपको। तो वो स्थिति हुई, तो दोनों को राजी करो। तो इन्होंने भी क्या किया, कोटा झालावाड़ दोनों को राजी कर दिया। और वो जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं भैया हाड़ौती टोंक। क्या बोलेंगे उसको, तो ये आपके हाड़ौती टोंक रेजिडेंसी हो जाएगी, ध्यान रख लेना। फिर देखो नीचे नीचे नजर आ रही है उदयपुर, ये उदयपुर रेजिडेंसी, जिसको अपन मेवाड़ रेजिडेंसी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मेवाड़ रेजिडेंसी। और नंबर 8 पर आपको नजर आ रही होगी मारवाड़ रेजिडेंसी। बोलो कौन सी हो जाएगी, तो बताइए उस समय टोटल कितनी रेजिडेंसी, वापस बोलो टोटल कितनी, 8। नंबर 1 कौन सी है, नंबर 2, नंबर 3, फिर पूर्वी, फिर कोटा झालावाड़, फिर और फिर। समझ में आ गई क्या बात यहाँ पर। अब इधर देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, बीकानेर। अब बीकानेर में क्या क्या आएगा, केवल और केवल क्या, बीकानेर। अरे कितनी रियासत है वो पूछ रहा है यहाँ पर, तो केवल और केवल कौन सी रियासत, और कोई है ही नहीं। आई बात समझ में, और कोई रियासत यहाँ थी नहीं, केवल अकेली कौन, बीकानेर। चलो साहब अगली रेजिडेंसी कौन सी है, तो जयपुर में कौन आ जाएगा आपके, जयपुर ही आएगा भैया। जयपुर में कौन आ रहा है, तो ध्यान रखना जयपुर के अंदर आपके जयपुर ही आ रहा है। लेकिन इधर सुनना आप लोग कि जयपुर के अंदर ही आपके एक ठिकाना आएगा लावा। जयपुर में कौन सा ठिकाना, तो ये लावा आपके नॉन सैल्यूट है, इनको भी तो लेना पड़ेगा ना। तो लावा आपके कौन से में आएगा, जयपुर। अलवर में देखो कौन सी आएगी, एक तो अलवर, बोलो कौन सी आ जाएगी, अलवर। और एक नॉन सैल्यूट कौन सा है, नीम राणा, बोलो कौन सा आ जाएगा। और ये नीम राणा क्या है आपके, तो ये नीम राणा आपके ठिकाना हो जाएगा। जबकि पूर्वी में आपके भरतपुर रियासत आ जाएगी। भरतपुर के अलावा और कौन सी रियासत, आपके धौलपुर रियासत आ जाएगी। और धौलपुर के अलावा और कौन सी, बोलो कौन सी आ जाएगी, तो आपके करौली रियासत भी आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना। तो भरतपुर, धौलपुर और इन तीनों को मिलाकर के कौन सी रेजिडेंसी बनेगी, तो ये ध्यान रखना इन तीनों को मिलाकर के आपके पूर्वी रेजिडेंसी बनेगी। समझ गए बात को। चलिए साहब कोटा झालावाड़, अरे भैया नाम से ही पता लग रहा है, कोटा और ये दोनों रियासतें आपके इधर आ जाएंगी, ध्यान रख लेना। फिर हाड़ौती टोंक, अरे भैया एक तो आपने खुद नहीं बता दिया, टोंक आ जाएगी, टोंक के अलावा बूंदी आ जाएगी, और बूंदी के अलावा शाहपुरा। एक कौन सी लेनी है अपने को, तो शाहपुरा को भी आपके कौन सी रेजिडेंसी में डाल दिया, हाड़ौती टोंक। मेवाड़ में देखो उदयपुर आएगी कि नहीं आएगी, 100% आएगी। डूंगरपुर आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल साहब डूंगरपुर भी आएगी। बांसवाड़ा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल साहब बांसवाड़ा भी आ जाएगा। प्रतापगढ़ आएगा कि नहीं आएगा, प्रतापगढ़ भी आ जाएगा भैया। और एक नॉन सैल्यूट कुशलगढ़, नॉन सैल्यूट आपके क्या, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता था ना, तो ये कुशलगढ़ आपके क्या हो जाएगा, ठिकाना। बोलो क्या हो जाएगा, तो ये ठिकाना हो जाएगा। फिर देखो आप लोग इधर ध्यान से सुनना, मारवाड़, मारवाड़ में एक तो क्या आ जाएगा, जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत के अलावा जैसलमेर रियासत, और जैसलमेर के अलावा पाली रियासत। अरे भैया पाली रियासत थी नहीं, ध्यान रखना, तो क्या आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। चलिए साहब तो इधर देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलो तो साहब एक तो आपके कौन सी आ गई, बीकानेर। देखो रियासत गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक बच रही है, बताओ देखें, पाली। अरे पाली, अब इतना तो बताओ रे, कम से कम तुमने जीवन में पढ़ा तो होगा इतना तो कभी। मुझे साफ साफ दिख भी रही है, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं दिख रही। कौन सी, किशनगढ़ नहीं दिख रही क्या तुम्हें, तो टिकाओ ना भैया किशनगढ़ को जयपुर वाले में ही, जयपुर में ही क्या टिका दो आप, किशनगढ़ में ही, किशनगढ़ को उधर ही डाल दो भैया। समझ में आ गई बात यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना, जयपुर के नियंत्रण में दे रखा था आपके किसको, किशनगढ़ को। समझ गए बात को। और ठिकाने कितने, 3। और 3 ठिकाने कौन कौन से, अरे भैया 3 ठिकानों की नकल कर लो। क्या कर लो भैया, 3 ठिकानों की क्या कर लो, न से क्या हो जाएगा, नीमराणा। कैसे क्या हो जाएगा, और ले से क्या हो जाएगा, वापस बोलो, न से क्या होगा, नीमराणा। कैसे क्या होगा, कुशलगढ़। और ले से क्या हो जाएगा, एक बार फिर बोलो, न से क्या हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, और ले से क्या हो जाएगा, नीमराणा। अलवर में तो जाएगा ना अलवर के साथ,
अच्छा जी, कुशलगढ़ आपके बांसवाड़ा में तो जाएगा ना मेवाड़ के साथ। और ध्यान रखना, लावा आपके जयपुर में तो जयपुर के साथ चला ही जाएगा। लावा जयपुर बताना भैया, अभी भी पूछे ना कोई तो क्या बताना, लावा एकीकरण में इसको लावा को जयपुर में डाला गया था, बाद में बताऊंगा आपको। समझ गए बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए साहब, ये अपने पास में रेजिडेंसी भी हो गई, इसी में आपके रियासतों के नाम भी आ गए और इसी में आपके ठिकानों के नाम भी आ गए। समझ गए बात को? तो पहले तो मुझे ये बेसिक इंफॉर्मेशन देनी थी, इसके बाद में अपन क्रांति की शुरुआत करेंगे। तो पहले कुछ बातें अपन लिखते हैं भैया, तो लिखिएगा आप लोग। सबसे पहले कुछ बातें आप लोग इसमें नोट कीजिएगा। हाँ जी, एक हेडिंग लगा दो, 1857 की क्रांति। उसके नीचे सब हेडिंग लगाना पहले, राजपूताना रेजिडेंसी। हेडिंग लगा देना, राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी। ऑनलाइन वाला तुम भी तुम्हारी और कॉपियां निकाल लो रे। हाँ, यूं सकले मत देखना केवल, ये ऑनलाइन वाले बड़े तेज होते हैं, ये पीडीएफ की डिमांड करते हैं। सर पीडीएफ दो, पीडीएफ लिखने में दो रहा था ना। चलिए साहब, राजपूताना रेजिडेंसी लिखो। राजपूताना रेजिडेंसी में स्थापना, सबसे पहले लिखना स्थापना। स्थापना, फिर लिखो नीचे डैश लगा के लिख दो 1818। 1818 मुख्यालय, मुख्यालय दिल्ली। मुख्यालय दिल्ली। नीचे लिखो फिर प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, इसी में लिखना है रेजिडेंसी में ही। प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना डैश लगा के लिख दो डॉक्टर ऑक्टर लोनी। डॉक्टर ऑक्टर लोनी। नीचे लिखो उद्देश्य, उद्देश्य राजपूताना पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना। राजपूताना पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना। एक विद्यार्थी कह रहा है चूरू से राम राम। चूरू से नहीं, इतिहास की क्लास चल रही है, बीकानेर रियासत से राम राम। ये कह रहा है बोले क्लास को लाइक कर दो, ये सबसे जोरदार बात है ना। चलिए साहब, चलिए तो फिर इसके नीचे लिखना अलग से, अलग से लिखना अब 1818 में, 1818 में अंग्रेजों ने, 1818 में अंग्रेजों ने दौलतराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया से अजमेर प्राप्त किया, दौलतराव सिंधिया से अजमेर प्राप्त किया, अजमेर प्राप्त किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो 1832 में, 1832 में गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के काल में, विलियम बेंटिक के काल में
राजपूताना रेजिडेंसी को राजपूताना रेजिडेंसी को दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त करके दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त करके दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त करके अजमेर स्थापित किया गया। अजमेर स्थापित किया गया। स्थापित किया गया, ब्रैकेट में लिख देना अजमेर कमिश्नरी। अजमेर कमिश्नरी। अजमेर कमिश्नरी नीचे लिखना। इस दौरान एजीजी नामक नया पद एजीजी नामक नया पद सृजित किया गया। एजीजी नामक नया पद सृजित किया गया। नीचे लिखो राजस्थान के प्रथम एजीजी। राजस्थान के प्रथम एजीजी। राजस्थान के प्रथम एजीजी डैश लगा करके लिखिएगा मिस्टर अब्राहम लॉकेट। मिस्टर अब्राहम लॉकेट। मिस्टर अब्राहम। अब मुझे बताओ एजीजी का मुख्यालय कहां? अजमेर। ध्यान रख लेना। लेकिन हुआ क्या कि भैया आपके अजमेर में तो भयंकर गर्मी पड़े। अपने राजस्थान में कहावत भी है कि भैया आपके सियाड़ो खाटू भलो और उनाड़ो अजमेर, नागाणो नित्रो भलो सावण बीकानेर। कि मतलब अपने सर्दी तो भैया आपके सियाड़ो मतलब सर्दी, वो तो अपने खाटू की बहुत अच्छी है। और उनाड़ो अजमेर, गर्मी कहां पर? अजमेर में। नागाणो नित्रो भलो, वैसे तीनों मौसम आपके नागौर में बेहद खूबसूरत होते हैं, पर सावण बीकानेर। और आपके सावण कहाँ का अच्छा है? बीकानेर। तो कल को प्रश्न पूछ सकता है कल्चर में, क्योंकि अपने मेले त्योहार सिलेबस में है कि सावन कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर। बोलो कहाँ का? तो सावन बीकानेर का फेमस है। भाई साहब अजमेर में तो गर्मी पड़े भयंकर, और ये जो अंग्रेज हैं ये तो ठंडे ठंडे प्रदेशों से आए हैं, तो इनको तो यहाँ का वेदर ही सूट नहीं करे। तो इन्होंने कहा साहब अपने बस की बात नहीं है, अपन अजमेर में पड़े रहे। तो इनको क्या किया गया? इनको ये कहा गया कि आप अपना कार्यालय सिरोही में स्थापित कर लीजिए, माउंट आबू। तो 1845 के अंदर इनका जो मुख्यालय था उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। और इनको ये कहा गया था कि भैया आप है ना कुछ दिन तो एक काम करना, कुछ दिन तो अजमेर संभाल लेना और कुछ दिन माउंट आबू संभाल लेना। क्यों? क्योंकि अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र तो अजमेर ही है। ध्यान रखना, मुख्य प्रशासनिक केंद्र तो क्या है? क्यों? क्योंकि अपना शस्त्रागार अजमेर के अंदर जो अकबर का किला है उसको अंग्रेजों ने अपना क्या बनाया था? शस्त्रागार। और शस्त्रागार बनाने के कारण उसका नाम हो गया था आपके क्या? बताओ क्या? मैगजीन दुर्ग। बोलो क्या हो गया था? तो उसको अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। तो बोले साहब आपके अजमेर में अंग्रेजों का शस्त्रागार था। और एक चीज आप जानते हैं, अगर शस्त्रागार पर ही कोई अधिकार कर ले तो उस राज्य के तो तोते उड़ जाए। हालत खराब। अभी रूस यूक्रेन के शस्त्रागार पर अधिकार कर ले तो यूक्रेन को हाथ खड़े करने पड़ेंगे कि नहीं? सरेंडर करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है शस्त्रागार। तो उन्होंने कहा था भाई अजमेर भी देख लेना है ना। लेकिन अंग्रेज तो भैया क्या, अपने तो अजमेर कौन देखे? अभी मान लो अपने कोई कह दे बोले आपकी पोस्टिंग एक काम करते हैं और भारत के बाहर स्विट्जरलैंड में कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन आप है ना थोड़ा यहाँ भी देख लेना है। अपन मरे ही नहीं आए, अपन मरे ही नहीं आए वहां से। वहां का बहुत गजब कल्चर है। मतलब कल्चर बोलूं तो वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की, और अपन यूं कहें साफ सफाई, तो मन करे ही नहीं। बस इसीलिए मन करे कि अपना भारत, बस इसलिए आने का मन करे। नहीं तो आप जानते हो अपने यहाँ पर और वहां की सुविधाओं में रात दिन का फर्क है। आई बात समझ? तुम तो दूसरी बात करते हो, कल को तुम मास्टर बन जाओगे, जयपुर में पोस्टिंग मिल गई, पहले तो तुम्हें लगा दिया कोई गांव के अंदर, लदाना गांव में लगा दिया। अब लदाना गांव में लगा दिया तो तुम्हें कहे कि बोले साहब तुम एक काम करते हैं, डेपुटेशन पर जयपुर ले आते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिनों में तुम लदाना में, तुम एक दिन ही नहीं जाओ। आई बात समझ? बोले ये क्या, कहाँ जाना? बोले तो वही चीज थी। इनको कहा गया कि भैया आपको क्या करना है, माउंट आबू में आपको मुख्यालय हम दे देते हैं, लेकिन अजमेर भी संभाल लेना। ये बेटे अजमेर जाए ही नहीं।
अब नहीं जाए तो फाइनली फिर 1864 में क्रांति के बाद एक आदेश जारी किया गया कि 6 महीने अजमेर में रहना अनिवार्य है। अब जाना पड़ेगा, अब तो रॉयल ऑर्डर आ गया ना, तो 6 महीने अजमेर में रहना। और वो रॉयल ऑर्डर कब आया था? 1800, मतलब कि 6 महीने अटेंडेंस होनी चाहिए अजमेर में, और 6 महीने की अटेंडेंस होनी चाहिए कहां पर? भले ही चाहे तुम्हारे 1 महीने तुम वहां जाए और 1 महीने यहाँ रुक जाओ, भले ही चाहे हमारी तरफ से 2 दिन कर लो, लेकिन 6 महीने कहाँ होने चाहिए? माउंट आबू। और 6 महीने कहाँ होने चाहिए? अजमेर होने चाहिए। समझ गए बात को? लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखना इसके अंदर। 1845 में 1845 में एजीजी का मुख्यालय, एजीजी का मुख्यालय, ब्रैकेट में लिखना ग्रीष्मकालीन, केवल गर्मियों के लिए कहा था इनको, है ना, ग्रीष्मकालीन। एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू, ब्रैकेट में सिरोही, माउंट आबू ब्रैकेट में सिरोही को बनाया गया, वो बनाया गया नोट नंबर 2। 1864 में 1864 में एजीजी को 1864 में एजीजी को 6 महीने 6 महीने अजमेर में रहना अनिवार्य किया गया, अजमेर में रहना अनिवार्य किया गया। 6 महीने अजमेर में रहना अनिवार्य किया गया। चलिए साहब, तो ये अपन ने बात करी इनके बारे में, ठीक है ना। इसकी एक बार आप फोटो खींच के रख लेना जिससे आपको याद रहे। या फिर एक छोटा सा डायग्राम बना दो फटाफट से। हाँ फटाफट से बनाना, लेकिन टाइम मत लगाना। हाँ जी, लिख लिए। चलिए साहब, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये रेजिडेंसी लिख दो, ये मैप नहीं बनाना है, केवल उनका नाम लिखना है। लिखने का काम थोड़ा शक्तिमान की तरह करो फटाफट। यहाँ सुलेख प्रतियोगिता में नहीं आए हो जो तुम, कई लोग यूं जमा जमा के 3 3 4 4 पेन काम में लेके। हाँ जी, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो हेडिंग लगा दीजिए, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में स्थापित सैनिक बटालियन। एक हेडिंग लगाना, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में स्थापित, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में स्थापित सैनिक बटालियन, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में स्थापित सैनिक बटालियन। मतलब बटालियन मतलब कि सेना की टुकड़ी। तो इधर देखो आप लोग कि अंग्रेजों ने अपने राजस्थान में कौन कौन सी सैन्य बटालियन स्थापित की, उसका भी मैं यहाँ पर एक चार्ट आपको बना के बताता हूँ। ध्यान से समझ लेना आप लोग अच्छे से कि अंग्रेजों ने हमारे राजस्थान में कौन कौन सी सैन्य बटालियन बनाई है। सबसे पहला नाम जिसका आता है वो है आपके, और ये ध्यान रखना, मेर बटालियन। बोलो क्या आ जाएगा आपके?
तो सबसे पहला आपके नाम आ जाएगा मेर बटालियन, और इसी मेर बटालियन को आप लोग बोल सकते हैं मेरवाड़ा रेजिमेंट। बोलो क्या बोल सकते हैं? रेजिडेंट मत बोलना, क्या हो जाएगा? रेजिमेंट। आई बात समझ में? ये ध्यान रख लेना। जैसे आप लोग अगर आपके घर में कोई आर्मी में हो तो वो आपको मिलेंगे, कोई जाट रेजिमेंट में होगा, कोई गोरखा रेजिमेंट हो सकता है, कोई राजपूताना मतलब राजरिफ रेजिमेंट होती है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे अलग अलग आपके सेना की टुकड़ियां होती हैं। अंग्रेजों ने जो आपके एक मेर बटालियन, जिसको हम मेरवाड़ा रेजिमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर ध्यान देना आप लोग, दूसरे नंबर पर जो अपन जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है शेखावाटी ब्रिगेड। वो कौन सी आ जाएगी? ये ध्यान रखना, शेखावाटी ब्रिगेड। आई बात समझ में? तीसरे नंबर पर जिसके बारे में अपन यहां पर बात करेंगे वो आ जाएगी आपके जोधपुर लीजियन। बोलो कौन सी आ जाएगी? तो वो आपके जोधपुर लीजियन आ जाएगी, ये भी याद रख लेना। जोधपुर लीजियन के बाद में हम जो बात करेंगे वो है आपके कोटा कंटिनजेंट। बोलो क्या नाम आएगा? ध्यान रखना, कोटा कंटिनजेंट, जरूर याद रख लेना, कोटा कंटिनजेंट। और इसके बाद में अपन जो बात करेंगे वो आपके मेवाड़ भील कोर। ऐसी कोई बटालियन नहीं है जिसका पेपर में प्रश्न नहीं पूछा गया हो। हुई थी तो याद रख लेना 1822-23। बोलो कब हुई थी भैया? सर दोनों ऑप्शन में हो तो 23 को प्रायोरिटी दे देना, बाकी दोनों कभी ऑप्शन में हो ही नहीं सकते। आई बात समझ में? तो 1822-23 में आपके कौन सी बटालियन? मेर बटालियन। और ये जो मेर बटालियन की स्थापना हुई थी ना, ये आपके और किसके निर्देशन में हुई थी? तो कैप्टन, ध्यान रख लेना आप लोग, कैप्टन हॉल। बोलो क्या नाम है? तो ये मैं कह सकता हूं कि आपके कैप्टन हॉल के नेतृत्व में, वापस बोलो किसके में? कैप्टन हॉल के नेतृत्व में आपके इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया, वो मुख्यालय किसे बनाया गया भैया? तो इसका मुख्यालय बनाया गया था आपके ब्यावर। बोलो किसको बनाया गया? इसका मुख्यालय आपके ब्यावर को बनाया गया। आप सुनना मेरी बात को, ये जो ब्यावर है ये बसाने वाला कौन है बता सकता है कोई? कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन ने आपके ब्यावर बसाया था। आई बात समझ में? अंग्रेज था। आज भी अगर कोई आप में से ब्यावर का है, कोई है क्या? कोई ब्यावर से बिलोंग करता है? एक। ब्यावर की आकृति कैसी है बता सकते हैं? ब्यावर की आकृति क्रिश्चियन साइन के अकॉर्डिंग है। आई बात समझ में? कर्नल कर्नल डिक्सन ने इसको जो बसाया था ना, वो एकदम जैसे वो आपके जो सूली पर लटके हुए थे ना ईसा मसीह, उसी पैटर्न पर बसाया। कभी भी देख लेना, ये इनका एक मेन चौक है, एक रास्ता इधर जा रहा है जो यहाँ हल्का घूमेगा। आई बात समझ में? क्योंकि उनका भी बॉडी क्या थी, थोड़ी सी यूं घूमी थी। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल उसी पैटर्न पर बसाया। और इस ब्यावर का नाम ब्यावर कैसे पड़ा? हाँ, क्योंकि ये जो आपके मेर बटालियन वहां पर आपके स्थापित हुई ना, तो वहां पर हमने क्या लिखा था पता है? बी अवेयर। बोलो क्या लिखा था हमने? अब अपनी अंग्रेजी बचपन से खराब है, अपनी अंग्रेजी तो क्या है, बचपन से खराब है। अब कोई आता और अपने दिमाग में एक बात थी, बोर्ड लगा हुआ मिल जाए, मतलब ये कोई ना कोई कॉलोनी वोलोनी उसका नाम होता है, ध्यान रखना। तो हमारे बोर्ड पर हमने पढ़ा बी अवेयर, तो हमने बी अवेयर नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? बियावर। हमने क्या पढ़ा? ब्यावर। तब से इसका नाम क्या हो गया था आपके? इसको ब्यावर कहा गया। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, बी अवेयर से ये क्या बना था आपके? ब्यावर। और इसको बसाने वाले वैसे कौन थे? कर्नल डिक्सन। ठीक है ना? और यहाँ कौन सी बटालियन स्थापित की गई थी? मेर बटालियन। और इस मेर बटालियन की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? ठीक है ना? मेर बटालियन की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? अरे भैया, मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर एक जाति निवास करती थी, मेर। और ये ध्यान रखना, ये जो मेर जाति थी ये वहां पर उपद्रव किया करती, ये वहां पर लूटमार किया करती। जब आपको मैं जनजाति आंदोलन पढ़ाऊंगा ना, तब आपको मैं पढ़ाऊंगा भैया मेर आंदोलन, मेर जनजाति का आंदोलन। समझ में आ गई बात? यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है? तो उद्देश्य क्या था? उन मेरों पर नियंत्रण स्थापित करना, मेरों पर नियंत्रण स्थापित करना। आई बात समझ में? मेरों पर नियंत्रण स्थापित करना। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब कई लोग क्या होते हैं, जो रटने वाले होते हैं ना, उनको यही नहीं पता होता कि मेरवाड़ा क्षेत्र कौन सा होता है। वो एक ही बात कहते हैं, अजमेर के पास का क्षेत्र। इस गलत फहमी में मत रहना। ये तो क्या है, मान लो अजमेर, ये तो क्या हो गया? अजमेर। ये आपके जोधपुर रियासत, कौन सी रियासत? और ये आपके मेवाड़ रियासत। बोलो कौन सी रियासत? ये मेवाड़ रियासत। ये जो बीच का, इन तीनों को टच करता हुआ ये जो बीच का क्षेत्र है, जो मेवाड़ की बॉर्डर पर भी लगेगा, मारवाड़ की बॉर्डर पर भी लगेगा, अजमेर की बॉर्डर पर भी लगेगा, ये कहलाता है कौन सा क्षेत्र? मेरवाड़ा। बोलो कौन सा क्षेत्र? और इस मेरवाड़ा क्षेत्र में कौन सी जाति?
और इस मेर जाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और अंग्रेजों ने आपके कौन सी बटालियन स्थापित की थी बताओ? मेर बटालियन। फिर बोलो, मेर बटालियन की स्थापना कब हुई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी, मुख्यालय किसे बनाया, और उद्देश्य बोलो मेरों पर नियंत्रण स्थापित करना। समझ गए बात को? आगे आ जाओ। शेखावाटी ब्रिगेड, वही बात यहां पर भी आती है कि शेखावाटी ब्रिगेड की सबसे पहले तो क्या स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1834। बोलो क्या हो जाएगा? और मैं वही लिखूंगा 1834-35, लेकिन अंडरलाइन किसको कर रहा हूं? यहां पर 34 को अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान रखना। कुछ किताबें 34 पर बताती है, कुछ 35 पर बताती है। रियल आंसर तो क्या है? 34। तो स्थापना तो आपके 34 में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में स्थापना हुई थी? तो यहां पर एक आपके मेजर हेनरी फोस्टर, बोलो क्या नाम आ जाएगा? मेजर हेनरी फोस्टर। तो ये जो मेजर हेनरी फोस्टर हैं, इन मेजर हेनरी फोस्टर की अध्यक्षता में आपके ये स्थापना की गई थी। समझ गए बात को? तीसरी बात, अब बोले गुरुजी इसकी स्थापना आपने कर दी तो इसका मुख्यालय किसको बनाओगे? तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया ना, वो आपके झुंझुनू। बोलो किसको बनाया गया था? शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय बनाया वो किसको बनाया बताओ? झुंझुनू। और एक बात अच्छे से याद रखना, कल्चर पढ़ते हो तो कल्चर में एक नाम आता है लोक देवताओं में, डूंगजी जवाहर जी नाम आता है ना, वो ध्यान रखना। डूंग जी इसी शेखावाटी ब्रिगेड के अंदर काम करते थे। डूंग जी का संबंध कौन सी बटालियन से है? ध्यान रखना। तो आपके मैं कह सकता हूं कि जो आपके डूंग जी हैं, इन डूंग जी का संबंध कौन सी बटालियन से हो जाएगा? तो वो आपके शेखावाटी ब्रिगेड से हो जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को? याद रखना, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना बोलो कब? बताओ मुख्यालय किसे बनाया? और ये जो स्थापना हुई थी ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी रे? मेजर हेनरी फोस्टर। वापस बोलो किसकी में? और इस शेखावाटी ब्रिगेड में कौन से लोक देवता का संबंध है? डूंग जी। अब वो तो अपन पढ़ेंगे लास्ट में क्रांति की, डूंग जी जवाहर जी कौन, ध्यान रखना। फिर आती है जोधपुर लीजियन। अब भैया जोधपुर लीजियन में भी वही बात, सबसे पहले तो सबसे पहले स्थापना 1835, इसमें तो 35 याद रखना है। बोलो कब की बात है? अब भैया 1835 में स्थापना कर दी, ये तो चलो बढ़िया बात है। मुख्यालय किसको बनाया? बदलते गए भैया। तुम लोग याद करते हो केवल एरिनपुरा, जबकि प्रारंभिक मुख्यालय क्या था? अजमेर से मुख्यालय ले गए कहां पर? बड़गांव। बोलो कहां ले गए थे? और ये बड़गांव पड़ता है सिरोही। बोलो बड़गांव कहां पड़ता है? सिरोही में पड़ता है, ध्यान रखना। और फिर यहां भी चैन नहीं पड़ा तो एरिनपुरा चले गए। बोलो कहां चले गए? एरिनपुरा। और एरिनपुरा बोले तो पाली, ध्यान रख लेना। बताओ आप लोग, अब प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है। जोधपुर लीजियन का प्रारंभिक मुख्यालय क्या है? हाँ भैया, अब जो नहीं पढ़ के जाए तो वो तो एरिनपुरा ही टिकाएगा। बचपन से एक ही पढ़ते आ रहे हैं भैया, एरिनपुरा एरिनपुरा एरिनपुरा। और पेपर में पूछ लिया कि प्रारंभिक मुख्यालय, तब क्या करोगे? तो अजमेर। या फिर प्रश्न को और जोरदार देना चाहेगा तो पता है क्या करेगा? वो दे देगा जोधपुर लीजियन के मुख्यालयों का सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का चयन, अजमेर बड़गांव और एरिनपुरा। पहला क्रम तो ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन घुमाने के लिए क्या दे देगा? अजमेर जोधपुर एरिनपुरा। गलत हो जाएगा, जोधपुर का तो लेना देना ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन लिख करके दे देगा बोले साहब अजमेर किशनगढ़ एरिनपुरा, तो वो भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दे देगा भैया आपके लिख करके कि भाई जोधपुर, अजमेर और फिर एरिनपुरा। तो चौथे पे जाकर डाउट लगेगा, हाँ यार हो सकता है। अब पढ़ के जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अजमेर बड़गांव एरिनपुरा, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। समझ गए मेरी बात को? याद रखना, क्योंकि आजकल आप देख लो, आपके संस्कृत विभाग का पेपर उठा लो, सेकंड ग्रेड का ही, तुम्हारे तोते उड़ गए थे। आरएएस का उठा लो, तुम्हारे तोते उड़ गए थे। लाइब्रेरियन का उठा लो। समझ में आ गई बात? तो इसलिए अब पढ़ना तो ढंग से पड़ेगा। चलो साहब, और नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे भी, हाँ देख लो। हाँ जी। अब बात ये आती है कि जोधपुर लीजियन का गठन क्यों हुआ, अब इसके बारे में भी सुनना। जोधपुर में एक महाराजा थे मान सिंह जी, वही सन्यासी राजा बोलते हैं उनको। नाथ संप्रदाय का प्रभाव था उनके ऊपर, तो सन्यासी राजा कहलाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली साहब। जब उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली, लेकिन उसके बाद में उनको आभास हो गया था अपने से गलती हो गई। लेकिन क्या करें भाई, उस समय करनी भी थी, सभी कर रहे थे तो करनी पड़ेगी, अकेले कहां लड़ लोगे तुम। तो उन्होंने कर तो थी, लेकिन उनको लगता था कि अंग्रेज बोले नालायक है साहब। सही बात समझ में, वो यही मानते थे। 1832 में जब आपके और विलियम बेंटिक का एक दरबार लगा था अजमेर में, उस अजमेर दरबार का विरोध किया था मान सिंह जी ने। तब भैया अंग्रेज और थोड़ा सा अलर्ट हो गए थे
ये आदमी अपने को ले बैठेगा कोई दिन, पक्का है। तो अब क्या किया जाए, इस पर नियंत्रण स्थापित करो। तो वहां पर एक बटालियन स्थापित करो। बोले सर हम बोलेंगे ना उनको कि बटालियन स्थापित करने के लिए, तो वो यूं कहेंगे मेरे पास है, मैं चला लूंगा अपने आप। तो कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बोले एक काम करो कि जोधपुर की जो आपके घुड़सवार सेना है, ध्यान रख लेना, घुड़सवार सेना, उसको कहा गया कि आपके जो घुड़सवार सेना है ना वो अयोग्य है। तो घुड़सवार सेना की अयोग्यता का बहाना लेकर के कि बोले ये लखनऊ की नहीं है आपके, तो लखनऊ की नहीं है तो ये अपने युद्ध में काम नहीं आ सकती, और युद्ध में काम नहीं आ सकती तो हम हमारी बटालियन लगाएंगे साहब। हम क्या करेंगे, हमारी बटालियन स्थापित करेंगे। जबकि मूल उद्देश्य तो क्या था, मान सिंह जी पर नियंत्रण स्थापित करना। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, जोधपुर की घुड़सवार सेना की अयोग्यता का बहाना बनाकर इस पर नियंत्रण स्थापित करना। महाराजा महाराजा मान सिंह पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से, महाराजा मान सिंह पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से, स्थापित करने के उद्देश्य से और स्थापना की गई। समझ में आ गई बात यहां पर। तो ये चीज जरूर याद रखना। भाई किस्मत खराब होती है ना, तब ऐसे प्रश्न पूछ ही लेता है। अब मैंने कहा ना वो प्रश्न क्या दे देगा, वही आपके निम्न में से और साहब जोधपुर लीजियन के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए, तब वो लिख करके दे देगा सीधा सीधा। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल सही है। फिर कोटा कंटिजेंट, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कोटा कंटिजेंट में। बोले गुरुजी इतना सा बताओ, स्थापना बिल्कुल साहब 1838। कोटा कंटिजेंट की स्थापना कब हुई थी, 1838। बोले फिर इसका हेड ऑफिस मतलब कि मुख्यालय 3 जगह बने थे भैया। मुख्यालय कहाँ कहाँ बने, कोटा कंटिजेंट है तो एक तो कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। मैं जानता हूं ना तुम्हें कहाँ जाओगे तुम, ध्यान रखना। कोटा कंटिजेंट का मुख्यालय कोटा में नहीं है, जबकि कहाँ है, देवली। बोलो कहां पर है भैया, तो एक मुख्यालय तो देवली टोंक में, देवली टोंक पहला मुख्यालय। दूसरा मुख्यालय नीमच एमपी में, नीमच बोले तो आपके एमपी में। और तीसरा मुख्यालय ध्यान रख लेना आपके आगरा। बोलो कहां पर है, तो राजस्थान के बाहर कितने मुख्यालय, 2। राजस्थान में कौन सा, देवली। राजस्थान के बाहर एमपी में कौन सा, नीमच। राजस्थान के बाहर यूपी में कौन सा, याद रखोगे ये बात। और स्थापना कब हुई थी, 1800। गलती से भी मत कर देना कोटा कंटिजेंट का मुख्यालय कोटा में। और ये 3 है, ध्यान रखना। ये तो चेंज हुए हैं इसलिए एरो बनाया है, वो 3 है, समझ गए। वो चेंज नहीं है कि पहले आप यूं मान लो देवली में फिर हाँ, अपनी बुद्धि कतई मत लगाना, साहब कह रहा हूं, ये मैथ नहीं है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मेवाड़ भीलकौर, बड़ा जोरदार प्रश्न बनता है। दुनिया तो ये याद करके जाती है कि मेवाड़ भीलकौर की स्थापना कब हुई, 1841। उस समय महाराणा कौन था, यहां भी उनकी बैंड बज जाती है। वो लिखते हैं महाराणा स्वरूप सिंह के काल में, गलती से भी मत करना, महाराणा सरदार सिंह थे उस समय। किताबों में भी स्वरूप सिंह लिखा हुआ है कईयों में। क्या थे वो आपके, सरदार सिंह जी के काल में। मुख्यालय किसे बनाया, खेरवाड़ा। इसको बनाया था आपके, खेरवाड़ा को मुख्यालय बना दिया भैया आपके, ये भी याद रखना। उद्देश्य भील, मेवाड़ भील कौर, भीलों पर नियंत्रण। लेकिन असली प्रश्न पता है क्या है, ये तो दुनिया पड़ गई। अब पेपर में पता है क्या देगा, मेवाड़ भील कौर की स्थापना की सिफारिश कब और किसके द्वारा की गई। स्थापना की सिफारिश ध्यान रखना, पहले मुंबई में चला करती थी एक ऐसे ही, ध्यान रखना, एक आर्मी चला करती थी वहां की, उससे प्रेरणा लेकर के। और आपके 1837 में, कब की बात कर रहा हूं, 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी थे आउट्रम, क्या नाम है, आउट्रम। तो आउट्रम ने क्या की थी भैया, आउट्रम ने सिफारिश की, मेवाड़ भीलकौर की स्थापना के लिए क्या की थी, सिफारिश की थी, ये ध्यान रख लेना। तो बताओ सिफारिश तो कब हुई थी, 1837 में, और सिफारिश किसने की थी भैया, आउट्रम ने। दूसरी बात, फिर आ जाओ भैया स्थापना। तो स्थापना हुई थी आपके 1841। बोलो स्थापना कब हुई थी, 1841 में स्थापना हुई, याद रख लेना आप लोग अच्छे से। 1841 में स्थापना हुई, किसके काल में, महाराणा, भाई मेवाड़ में आ गए ना अब आप, तो महाराणा सरदार सिंह के काल में। बोलो किसके काल में, महाराणा सरदार सिंह के काल में। और ध्यान रखना इसका जो मुख्यालय बनाया वो किसको बनाया, खेरवाड़ा उदयपुर। बोलो किसको बनाया था,
तो इसका जो मुख्यालय बनाया वो आपके खेरवाड़ा उदयपुर को बनाया। लो साहब, और दूसरा एक और भयानक क्वेश्चन, ये जो आपके मेवाड़ भील कोर है, इसका फर्स्ट सीओ, सीओ मतलब कि कमांडेंट ऑफिसर, कमांडेंट ऑफिसर वो कौन था भैया? इसका फर्स्ट सीओ था विलियम हंटर। बोलो क्या नाम आएगा? इसका जो फर्स्ट सीईओ था वो था विलियम हंटर। समझ गए पूरी बात? तो ये ध्यान रखना, अंग्रेजों द्वारा स्थापित सैनिक छावनियां हैं जो आपके कहीं ना कहीं आगे क्रांति में, जनजाति आंदोलन में, किसान आंदोलन में काम आएगी ही आएगी। समझ गए? बताओ, मेवाड़ भील कोर की स्थापना की सिफारिश कब हुई? सिफारिश किसने की? गुरुजी। स्थापना कब हुई थी? किस महाराणा के काल में? मुख्यालय किसे बनाया था? खेरवाड़ा। और पहला सीईओ कौन था? विलियम हंटर। समझ रहे हो क्या मेरी बातों को? इनको याद कर लेना, ये फैक्ट है, इनको रट लेना अच्छे से। समझ गए? और रटने का तरीका यूं नहीं कि पीछे पिलो लगाया यार बैठ के रटे जा रहे हैं। डायग्राम पढ़ना, खुद बनाना, फिर अब कॉपी में घटिया राइटिंग में बनाना, बिल्कुल बेहुदा राइटिंग। सब जान रहा, समझना ही नहीं ना, समझना अपने को है। बस फटाफट लाइन खींचिए, दमादम दमादम, और फटाफट बना करके याद करना, तब याद होगा। हिस्ट्री को यूं मत मानना कि रटने से याद हो जाएगी। लिखो, अपने हाथ से उसको लिखना भी पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? और अगर आपने थोड़ा, अगर किसी ने कल्चर पढ़ी हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए भैया कि ये जो मेवाड़ भील कौर है, इसी के एक कमांडेंट ऑफिसर थे जे सी ब्रुक। पढ़ा है नाम कभी? किसी ने भी कोई नहीं पढ़ा? एक डाकण प्रथा नाम सुना है? सुना है? पढ़ी है डाकण प्रथा? रीति रिवाज हो गए तुम्हारे? नहीं वे ना। तो एक डाकण प्रथा, डाकण प्रथा क्या? ऐसी कोई प्रथा ही नहीं है। ये केवल और केवल शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव होता था। तो ध्यान रखना, मेवाड़ में ऐसी महिला, आदिवासी क्षेत्र में चलती थी ये, ऐसी महिला जिनके कोई संतान नहीं होती थी, उन महिलाओं को ध्यान रखना, और घर के अंदर भला बुरा कहा जाता, उन्हें मारा पीटा जाता, उन्हें सड़ा हुआ खाना दिया जाता। उससे धीरे 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 वो महिला क्या हो जाती थी? विक्षिप्त, पागलपन का शिकार हो जाती। अब पागल होगी तो घर से निकाल देते, घर से निकाल देते तो वो घर में ही बावड़ों की तरह गाँव में घूमती। ठीक है ना? कोई बच्चा देख लेता, डर जाता, बापड़ा बीमार पड़ जाता, मर जाता, तो लोग कहते डाकण खाएगी। क्या? डाकण खा गई साहब। तब साहब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा कि बोले ये, तो उनको नाम देते थे बाकायदा, उसको करार दे देते थे कि फला भाई, फला देवी डाकण। ध्यान रखना, उसको डाकण करार दे देते थे। अंग्रेज आए, बोले बोले यार ये क्या? बोले व्हाट इज डाकण? बोले डाकण कॉन्सेप्ट तुम्हारे आया कहां से? ठीक है ना? ये आया कहां से? बोले साहब हमारे कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है साहब एजुकेशन की, हमारे एजुकेशन का जो अभाव है ना, उसकी वजह से हमारे ये चीज आई। तो बंद करो इसको। 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में मेवाड़ भील कौर के सीओ जेसी ब्रुक ने डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे भील आदिवासी भड़क गए थे और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन भी कर दिए थे। आई बात समझ में? भील विद्रोह पढ़ते हैं ना, उस भील विद्रोह का एक कारण ये भी था कि डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। वो कहते थे भाई साहब तुम कौन होते हो प्रतिबंध लगाने वाले? हमारी लुगाई, हम डाकण कहें कुछ ही कहें, भाई तुम्हें क्या लेना देना? ठीक है ना? तो ये स्थिति वहां पर रही थी, तो इसलिए आप थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये प्रश्न तो बनता है कि डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी? सभी की आवाज आनी चाहिए, बोलो कौन? डाकण प्रथा पर प्रतिबंध किस महाराणा के काल में लगा? ध्यान रखना, डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला मेवाड़ का सीईओ कौन? जेसी ब्रुक। बोलो कौन? वापस बोलो कौन? जेसी। और ध्यान रखना, डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1853। समझे या नहीं समझे? सेम कॉपी करो। क्या हो गया गुरुजी? हाँ, तो रुक जा यार, अब लिखेंगे इस बीच में। बैठ जाते, चेयर लगा रखे। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? शेखावाटी ब्रिगेड में तो देखो जयपुर रियासत का ही भाग था शेखावाटी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर क्या थी कि जयपुर रियासत पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी
कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। उसी समय आपके एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि उस समय जो अपने जयपुर के राजा थे वो राम सिंह सेकंड थे, और वो अल्पायु के थे, छोटे बच्चे थे वो। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा था, मतलब जयपुर के राजाओं का नियंत्रण शेखावाटी तक स्थापित नहीं हुआ। फिर दूसरा, शेखावाटी में कहीं ना कहीं और जो जातिगत भेदभाव था वो बहुत अधिक पहले से चला आ रहा था। आप सुनते भी होंगे जाट वर्सेस राजपूत, वो आज तक चला आ रहा है, ध्यान रख लेना। तो वो भी एक फैक्टर था। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। सबसे बड़ा कारण तो कैप्टन ब्लैक की हत्या होना ही था। लिख लिए क्या? आराम से लिखो फटाफट। इसका मतलब पारीक सर से पूछना, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं ना वो, उनसे पूछना है कि इसका मतलब क्या होता है। आराम से लिखो फटाफट, इसमें साइकोलॉजी है थोड़ी सी। तो ये तो मैंने आपको वो बातें बताई जो क्रांति से पहले हो चुकी हैं। आई बात समझ में? अभी तक अपन ने जो भी बातें पढ़ी है वो सब कब की पढ़ी है भैया? क्रांति से पहले की बातें पढ़ी है। आज अपन ने ज्यादा तो पढ़ा नहीं है, लेकिन काम की बातें बहुत है। एक बार फटाफट से बता दीजिए कि अंग्रेजों द्वारा और अपने पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख अधिकारी कौन? और ये जो गवर्नर जनरल है इसका मुख्यालय तो कहाँ था? लेकिन वो तो भारत की बात है। अगर राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसकी स्थापना? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? और राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय किसे बनाया गया? दिल्ली को बनाया गया। और प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कौन? 1818 में क्या हमारे पास में अजमेर, मतलब अंग्रेजों के पास अजमेर चला गया था क्या? चला गया था ना, दौलत राव सिंधिया से ले लिया था। लिखवाया तो आपको ये लाइन कि दौलत राव सिंधिया से क्या ले लिया था भैया? अजमेर ले लिया गया था। इसीलिए अजमेर था ही, और हम लोग डिमांड भी कर रहे थे कि राजपूताना रेजिडेंसी राजस्थान में ही होनी चाहिए। तो इन्होंने मुख्यालय कहाँ बना दिया? और नया पद क्या बनाया? एजीजी। फर्स्ट एजीजी कौन हो जाएंगे? अब्राहम लॉकेट। ये जो एजीजी का मुख्यालय बना ये किसके काल में बना था? इस मुख्यालय को माउंट आबू, मतलब ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू कब बनाया गया? और 6 महीने अजमेर में रहना अनिवार्य कब किया गया? राजपूताना रेजिडेंसी के अंडर में काम करेगी कौन? रेजिडेंसी। और केंद्र शासित रेजिडेंसी कितनी है भैया? और इनका अधिकारी क्या कहलाएगा? और रेजिडेंसी में होंगी रियासतें। रियासतें कितनी? ठिकाने कितने? रियासतों को क्या बोलेंगे? सैल्यूट स्टेट। और ठिकानों को क्या बोलेंगे? नॉन सैल्यूट स्टेट। कितने? 3। क्या करनी है? नकल। न से नीमराणा। कैसे? और ल से, फिर बोलो न से नीमराणा कैसे, और ले से क्या हो जाएगा? बताओ रेजिडेंसी कितनी है टोटल अपने पास? बोलो कितनी है? 8। 8 में से एक तो, फिर 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 पता है आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने पॉलिटी में पढ़ लिया होगा, हमारे जब रियासतों का विलय हो रहा था ना, तो रियासतों के विलय के टाइम पर एक बात कही थी रियासती विभाग ने कि मतलब वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और आय 1 करोड़ से ज्यादा हो तो वो क्या रह सकती हैं? स्वतंत्र रह सकती हैं। और ऐसी रियासतें कितनी थी? 4। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये सबसे बड़ी रियासतें भी है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और, देखो चारों के नाम है, बीकानेर, जयपुर, ये उदयपुर और ये जोधपुर। आई बात समझ में? तो 4 तो आपको यूं ही याद हो गई, 4 तो याद रहेगी ना। ये 4 तो वो हो गई। अब बात याद कितनी करनी? 4। उनमें भी ध्यान रखना, बोले पूर्व में 2 टुकड़े करो, एक तो अलवर और एक आपके पूर्वी। एक तो अलवर और एक पूर्वी में भरतपुर, धौलपुर, करौली। समझ गए बात को? तो वो ध्यान रखना। अब बच्ची कितनी? 2। तो हाड़ौती से अलग करो, एक कोटा झालावाड़, एक हाड़ौती टोंक, याद हो जाएगी। टोटल कितनी हो गई है? 8। याद रखना अच्छे से। चलिए साहब, फिर सैन्य बटालियन कितनी? 5। मीर बटालियन की स्थापना किसके नेतृत्व में? मुख्यालय शेखावाटी ब्रिगेड किसकी अध्यक्षता में? मुख्यालय
कौन से लोक देवता? जोधपुर लीजियन पहले तो, फिर अगर सीधे प्रश्न आ जाए जोधपुर लीजियन का मुख्यालय, प्रारंभिक पूछे तो, दूसरा पूछे तो, और सीधे मुख्यालय पूछे तो ध्यान रखना कोटा कंटिजेंट की स्थापना, मुख्यालय, भार और मेवाड़ बिल और सिफारिश कब किसने की थी, स्थापना किसके काल में, मुख्यालय, और फर्स्ट सीईओ कौन? विलियम हंटर। समझ गए? एक नोट लगा के लिख लो। 1853 में, नोट लगा के लिखना, 1853 में, 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में, 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में, महाराणा स्वरूप सिंह के काल में मेवाड़ भील कौर के, मेवाड़ भील कौर के सीओ, कौर के सीओ, सीओ जे सी ब्रुक ने, जे सी ब्रुक ने मेवाड़ में, मेवाड़ में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, मेवाड़ में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, ये क्रांति से पहले की बात थी। कल मैं आपको बताऊंगा क्रांति के समय क्या क्या स्थितियां रही। आज की क्लास अपनी 10:30 स्टार्ट हुई थी, कल अपनी क्लास शुरू हो जाएगी, ये ध्यान रखना 10:05। ओके, चलिए साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।